बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा कैसे हैं आप सब? अच्छा बेटा, आज हमने जो लेक्चर यहाँ पर डिस्कस करना है उसमें हमने जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स चैप्टर है उसके रिव्यू क्वेश्चन लास्ट बार हमको डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो रिव्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो हमने 12.16 तक डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम 12.17 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को इस लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। बट इसके लिए आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 66 को ओपन कर लें। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो 12.17, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आप इसका डिफरेंस लिखेंगे, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे रियल इमेज की कि रियल इमेज इज फॉर्म when the rays of a light meet at a point after the refraction or refraction। ठीक है, आप कह सकते हैं कि रियल इमेज इज फॉर्म when the rays of light meets after reflection and refraction at a point ठीक है। तो इसमें क्या है कि रियल इमेज एक ऐसी इमेज है जब जो रेज हैं वो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर आकर मीट कर जाती हैं। तो इस किस्म की हम इमेज को, जो बनने वाली इमेज है, इसको हम क्या नाम देते हैं? रियल इमेज। ठीक है बेटा, रियल इमेज क्लियर होगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस में वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन लिख लें आप। वर्चुअल इमेज इज सच अ इमेज which is formed when the rays of diverging lens are extended beyond या behind the lens। ठीक है, वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है बेटा जो हमें क्या कब बनती है? जब हम जो रेज है डाइवर्जिंग लेंस की उनको आप एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की जो इमेज बनती है उसको क्या नाम देते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस आपको नोट करना है। ये रियल इमेज एक ऐसी इमेज है जब जो रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद सारी एक पॉइंट पर आकर मीट कर जाती हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या रेज मिलती तो हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? डाइवर्जिंग लेंस की जो रेज हैं, डाइवर्जिंग लेंस आपको पता है कि तमाम रेज को स्कैटर कर देता है। तो फिर हम क्या करते हैं? उन रेज को एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ। तो वहाँ पर जो इमेज आके बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? वर्चुअल इमेज का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12.18। क्वेश्चन नंबर 12.18। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12.18 में पूछ रहा है कि हाउ डज अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, हाउ डज द डाइवर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि जो कन्वर्जिंग लेंस है या कन्वेक्स लेंस है वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कैसे बनाती है, और जो हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है वो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैसे बना सकती है। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटा इसके लिए आपको पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है ये जो इमेज है वो कहाँ पर बनाती है? इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनाती है। ठीक है,
तो हम अब क्या करेंगे, रियल इमेज और आप बताएंगे कि रियल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होती हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, एक ही बात है, when the object is placed between optical center and focal point, ठीक है, between the optical center and focal point, then virtual image is formed। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस के अंदर अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्जिंग, जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है और फोकल पॉइंट के दरमियान लाई करेगा, तो उससे बनने वाली जो इमेज होगी वो क्या होगी बेटा, वर्चुअल होगी। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे इन केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस के केस में इट कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है जो डाइवर्जिंग लेंस है ये लाइट्स को स्कैटर कर देती है, लाइट्स को, तो इसकी वजह से जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज को नहीं बना सकता, वो हमेशा वर्चुअल इमेज को ही प्रेफर करता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था 12.18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.19। 12.19 में बेटा पूछता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप सबको पता है कि पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ इन मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा डायोप्टर। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आप अपनी बुक का पेज नंबर 49 ओपन कर लें। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है पावर ऑफ लेंस की, तो इसका लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ the reciprocal of focal length in meter is called power of lens। बड़ा पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर्स, पावर ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, पावर ऑफ लेंस का इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा डायोप्टर। क्या होगा इसका यूनिट, डायोप्टर। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने पेज नंबर 49 से सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.20। आगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने पहले डिस्कस किए होंगे सारे, तो ये अब सिर्फ हमें गो थ्रू कर लें। 12.20 में बेटा वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, आपने प्रिज्म को के जो अंदर लाइट डिफ्रैक्शन होती है उसको आपने देखते हुए एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 46 ओपन कर लें। डिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की टोटल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के अंदर क्या होता है, सपोज हमारे पास एक प्रिज्म है जो हम कल टॉपिक डिस्कस किया बेटा ये वाला। ठीक है, और इनकी इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी कोई से दो सरफेस एक दूसरे के साथ इंक्लाइन होती है। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास रे है,
इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसके बाद इस सरफेस से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड, इसको आप नाम देंगे रिफ्रैक्टेड रे का। तो जब इस प्रिज्म से निकलेगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और ये जो बाहर रे निकल रही है इसको हम नाम देंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट, क्या नाम देंगे बेटा आप इसे, इमर्जेंट रे का नाम देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर बेटा अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से आ जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से आ जाएगा। तो ये इमर्जेंट रे का एंगल आ जाएगा इसके डायरेक्शन पॉइंट के साथ। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल रे ड्रॉ कर लें इसके ऐसे ही, तो यहाँ से आपको इसका एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा, कितने एंगल पर ये डेविएट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर क्लिक करना है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, इसको कंप्लीट टॉपिक को आपने इसके अंदर राइट डाउन करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12.21, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। वो कह रहे हैं कि आपने रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर को डिस्कस करना है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर बेटा तो आपको पता है रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, दो क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। इसमें आपको पेज में बता देता हूँ कि रिजॉल्विंग पावर करती क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट, दो क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या करता है, डिस्टिंग्विश कर देता है। उसके बाद ये इसकी डेफिनेशन है मैग्नीफाइंग रिजॉल्विंग पावर की, ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर लिखी हुई है। इसके लिए बेटा आप सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक है वो ओपन कर लें, पेज नंबर 56 पर रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन कर आपने यहाँ से कर लेनी है। और बाकी जो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है इसकी डेफिनेशन मैं आपको भी लिखवा देता हूँ कि मैग्नीफाइंग पावर इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द डायमेंशंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लिख लें द मैग्नीफाइंग पावर is the ratio of dimensions of image and, ठीक है। ठीक है, बेसिकली ये मैग्नीफाइंग पावर एक रेशियो है किसके दरमियान, डायमेंशंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों के दरमियान क्या है, बेसिकली ये रेशियो होती है। अब जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ग्रेटर देन, या आपने इसमें लिख देना ताकि आपके उससे पता चल जाएगी इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किससे ज़्यादा होती है, सिंपल, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12.21। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12.22। में सिंपल वो कह रहा है बेटा हम ले डायग्राम डिस्कस करनी है। 12.22 इसमें आपने ले डायग्राम्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इन तीनों जो हमारे पास
इंस्ट्रूमेंट है इनके, हमने रे डायग्राम्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे सिंपल आपने ड्रॉ करना है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा आपने। तो बेटा आप इसके लिए कर लें आप, इसके लिए आप अपने बुक का पेज नंबर सिंपल माइक्रोस्कोप की जो रे डायग्राम है बेटा वो 55 पर लिखी हुई है, 55 पर ड्रॉ की हुई है सिंपल माइक्रोस्कोप की 55 पर। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके बेटा रे डायग्राम आपको 57 पर, यहाँ जो लेक्चर डिस्कस किया तो रे डायग्राम को साथ साथ डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की रे डायग्राम बेटा 58 पर। सिर्फ आपने रे डायग्राम्स को याद करना है, बस उसको ड्रा करना आपको होना चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपने तीनों भी रे डायग्राम्स को डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 12.23। इसमें बेटा इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन सेम है लास्ट की तरह, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपने मैग्नीफिकेशन बतानी है। जो आपने मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला डिस्कस किया था तो इसके अंदर मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और तीसरा क्या आपके पास टेलीस्कोप, ठीक है। तो आप इसके अगर मैग्नीफिकेशन देख लें तो सबकी मैग्नीफिकेशन फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए थे। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन फार्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप का इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। डी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, एंड एफ इज द फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ मैग्नीफिकेशन। तो इसकी मैग्नीफिकेशन फार्मूला है m is equal to L over f naught into 1 plus d over f t, ठीक है, into 1 plus d over f t। यहाँ पर देखें आपकी ये लेंथ है, L हमारे पास लेंथ है ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान, f हमारे पास है f o फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 कांस्टेंट है, d हमारे पास डिस्टेंस है, f t हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। और उसके बाद जो टेलीस्कोप है इसकी बेटा आपको मैग्नीफिकेशन करता है, मैग्नीफिकेशन क्या है इसकी टेलीस्कोप की, m इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ टी। तो ये आप सिर्फ इसके अंदर आपने फॉर्मूला याद कर लेने हैं, ठीक है बेटा, मैग्नीफिकेशन की। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है 12.24। 12.24 में सिंपल से ये कहा हुआ है कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसकी रे डायग्राम बनानी है आपको, रे डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो लेट्स सपोज आपके पास ये आई है और यहाँ पर इसकी लेंस है, और सपोज ये आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से जो रेज आएंगी, ठीक है, वो क्या करेंगे बेटा रेटिना के ऊपर जाकर, या इसको भी आपका रेटिना यहाँ पर जाकर कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सारी रेज आपने रे डायग्राम इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो बेटा इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 59 निकाल लें। 59 पर साइड में जो डायग्राम बनी हुई है आई इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई, वो आपने यहाँ से कर लेनी है, ठीक है जी बेटा। इसमें आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका, क्योंकि आपने सिर्फ इसके अंदर रे डायग्राम इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा ये वाली जो आपको डायग्राम है ये आपने इसके अंदर ड्रॉ करनी है कि आपको इमेज फॉर्मेशन इन द जिसकी रे डायग्राम वो कैसे बन रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 12.25। जो 12.25 क्वेश्चन में देखें वो आप कह रहे हैं कि बट is meant by the term far sightedness and near sightedness, how these can defects be corrected, ठीक है। वो सिंपल आपसे पूछ रहा है कि नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस की डेफिनेशन बताएं और आप उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए आप पेज नंबर 60 से लेके 61 को कंसर्न कर सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक आपका कंप्लीट
लिखे हुए हैं, ठीक है। नियर साइटनेस में हमने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है उसको कोई पर्सन डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप उसका कहते हैं नियर साइटनेस। और उसके लिए आप कौन सी लेंस यूज़ करते हैं, उसके लिए आप कन्वर्जिंग लेंस को डाइवर्जिंग लेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको फार साइटनेस का मसला आ जाए, ठीक है, तो फार साइटनेस में क्या होता है, जो क्लियर ऑब्जेक्ट है, नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसको देखने के लिए आप कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। तो आप ये इसका ट्रीटमेंट लिखना है, पहले आप डेफिनेशन करेंगे नियर साइटनेस क्या होता है, फार साइटनेस क्या होता है, उसके बाद आप ये लिखेंगे कि इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो आज हमने जो रिव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इसे तकरीबन कंप्लीट, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।